हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जो आज का विषय है वह पंत जी और प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जिसमें प्रसाद जी की हमने आंसू आंसू ली है और कामायनी ली है। ठीक है, आंसू और कामायनी ली है। और पंत जी के हमने जो रचनाएं ली हैं उसमें नौका विहार है। आपको मैं बता देती हूँ, नौका विहार है, प्रथम रश्मि है और परिवर्तन है। ठीक है, इनमें से हमने प्रश्न आपके लिए जो है एमसीक्यू की एक हमने ये सीरीज बनाई है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन रचनाओं से। ठीक है, पंत जी की जो प्रसाद जी की रचना है सभी प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाले हैं और आपकी आगामी परीक्षा में भी ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखना, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तभी लोगों तक कंटेंट पहुंचता है। क्योंकि हो सकता है जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे ही औरों की भी ज़रूरत हो। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला प्रश्नों की। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो छायावादी काव्य की प्रवृत्ति प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं है, क्योंकि सामान्य से ऊपर उठकर इन्होंने किया है। और बाकी प्रवृत्ति इनकी है प्रेम का उदात्त चित्रण, वेदना दुख की अभिव्यक्ति, आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य चतुष्टय में कौन एक नहीं है? तो प्रसाद, पंत, निराला जो हैं ये चतुष्टय में शामिल हैं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। अब बनता है कि चतुष्टय में चौथे कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चतुष्टय में कौन चौथे हैं। छायावादी वृत्ति में शामिल नहीं है, तो वृत्ति में महादेवी वर्मा जी नहीं है, पंत, निराला और तीनों जो हैं वृत्ति में शामिल हैं। प्रसाद जी का आंसू काव्य है, तो प्रसाद जी का जो आंसू काव्य अनुभूति और कल्पना प्रधान काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामायनी के मनु में जल पलावन की घटना में देव जाति के विनाश विषय में विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुँचे? जो कामायनी में मनु हैं उन्होंने जब पलावन की घटना देखी, जल पलावन की, तो देव जाति के विनाश जब हो चुका था तो उसके विषय में विचार करते हुए वह किस निष्कर्ष पर पहुँचे? जो मनु थे। तो पाँचवें का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देव जाति अहंकार के कारण नष्ट हुई, देव जाति अकर्मण्यता के कारण नष्ट हुई, देव जाति भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद जी ने किस पर बल दिया? तो छठे का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उन्होंने कहा है कि हृदय और बुद्धि में समरसता होनी चाहिए, जब भी आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता भी होनी चाहिए, दुख और सुख की समरसता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषताएं हैं। तो ये भी आपका डी ही उत्तर सही है। इसमें प्रतीकात्मक भाषा है उनकी, गीतात्मकता भी है उनकी भाषा में और चित्रात्मक भाषा भी है उनकी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है, तो बताना है इसमें जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है। तो बता दें आपको, झरना उनका है, लहर उनका है, कामायनी उनका, जिसके प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। अब अतीमा है, अतीमा किसका है? तो अतीमा जो है वो पंत जी का है। ठीक है, और ये एक जो है काव्य नाटक है। ठीक है, ये एक काव्य नाटक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रसाद जी अधिकतर काव्य रचनाओं में वियोग पक्ष मुखर रहा है, इनकी कौन सी काव्य रचना पूर्ण रूप से विरह काव्य है? अभी आपके बताया था कि हमने जो प्रश्न लिए हैं आंसू से और कामायनी से लिए हैं, तो आंसू को जो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यही वियोग काव्य हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही नहीं है? तो इसका मतलब इन चारों में से तीन सही हैं, सिर्फ एक सही नहीं है। वैसी सही जो नहीं है वह कौन सा है? उन्होंने केवल खड़ी बोली में कविताएं लिखी, ये गलत है। उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी। दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि ब्रज भाषा में प्रसाद जी किस नाम से लिखते थे, तो वो भी आप बताना, और ब्रज भाषा में इनकी कौन सी रचना है ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताना। बाकी इनका जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक भी जाने जाते हैं। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया। उन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनके बारे में ये बातें सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य संकलन में पंत का छायावादी काव्य नहीं है, छायावादी काव्य का नहीं है। तो इसमें बताना इनका, आपके बता दूं कि जो इनके काव्य है वो छायावादी है, नव मानवतावादी है, अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इनके चार भागों में प्रगतिवादी है। तो इनकी चार जो है डिवाइड है। ये पंत जी का जो काव्य है, तो इसमें पूछा गया कि छायावादी काव्य का नहीं है, इसमें कौन सा संकलन?
तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी उत्तरा। उत्तरा जो है छायावादी काव्य का नहीं है। उत्तरा आपके लिए बता दें कि यह जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। एक मिनट इसको रफ करते हैं, अब लिखते हैं ये जो है अरविंद दर्शन से है। ठीक है, अरविंद दर्शन आपको मैंने अभी बताया था कि अरविंद दर्शन में कौन कौन से संकलन आते हैं। पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है। अब देखो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो छायावादी है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नव मानवतावादी। ये अच्छे से ध्यान देना इन प्रश्नों पर बच्चों। चलिए देखिए कौन सी है युग की रचना है, तो 24 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। लोकायतन जो है उनकी नव मानवतावादी युग की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है। देखिए 3 तो आपको पता चले गए, नव मानवतावादी अरविंद दर्शन, ऊपर था छायावादी। तो इसमें बताना है काव्य पर दिखाई देता है कौन सा दर्शन, अरविंद दर्शन। तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। पंत जी के, जो पंत जी का काव्य है उनके काव्य पर अरविंद दर्शन दिखाई देता है, और उनकी रचनाओं के नाम भी आगे हम बताएंगे आपको। पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो 26 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। चिदम्बरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों प्रश्न बनता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब था, कौन से सन में मिला था, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कही जाते हैं, उनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 27 का आपका होगा डी। कला एवं बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। और ये प्रश्न भी आता है बहुत ज़्यादा कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं, तो ये इसका आंसर भी यहाँ मिल गया आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 पुरस्कारों के बारे में पंत जी के आपको पता चल चुका है। पंत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें 4 हैं, कोई 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। तो वो असत्य कौन सा है, वह है पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की। ये गलत है, उर्वशी काव्य की रचना दिनकर जी ने की थी। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। बाकी पंत सुकुमार कल्पना के कवि है। पंत के काव्य प्रगतिवादी चेतना, अरविंद दर्शन, ये हम सब अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अधिकांश प्रकृति का ही चित्रण किया है। किस तरह का चित्रण किया है उन्होंने, तो 29 का आपका हो जाएगा ए, आलम्बन रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा पल्लव की भूमिका को। पल्लव किसकी रचना है, हम किसकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, पंत जी की, लेकिन हम ये वाली रचना नहीं पढ़ रहे। लेकिन पंत जी संबंधित और भी प्रश्न आपको करने होंगे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। रचनाओं से अलग भी कवि के बारे में सभी कुछ पूछा जाता है, उनकी और रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंत और प्रसाद के प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर दिखाया है प्रकृति चित्रण का, तो क्या अंतर है दोनों में, तो 31 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। पंत ने प्रकृति के सुकुमार रूप का अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप को बहुत कम दिखाया, जबकि प्रसाद जी ने दोनों रूपों का चित्रण किया है। अब जब कामायनी है तो कामायनी में कठोर ही प्रकृति का चित्रण दिखाया है, क्योंकि उस वक्त प्रलय की बात की उन्होंने घटना दिखाई है कि मनु किस तरह से जब पढ़ लाने के बाद वह सोचता है, तो वहाँ पर उन्होंने कठोर रूप दिखाया। लेकिन पंत जी ने कैसा दिखाया है, कठोर रूप बहुत कम दिखाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया है। प्रथम रश्मि मैंने अभी आपको बताया था कि पंत जी की रचना है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 32 का ए। प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन जो एकाकार थे उनमें कौतूहल कैसे आ गया। प्रथम रश्मि जहाँ पर सूर्य की जब पहली किरण आई, तो जो बिल्कुल अभी सोए हुए थे, पेड़ वगैरह चिड़िया वगैरह सब जो सोए हुए थे, एकाकार थे, तो उनमें क्या हुआ, जान आ गई, उनमें कौतूहल आ गया, शोर आ गया, बेचैनी आ गई। क्यों, कर्म का भोग, भोग का कर्म, जड़ी यही जड़ का चेतन, आनंद उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। आनंद से आप एकदम समझ गए होंगे कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनाना चाहिए, सीधा सीधा उत्तर बताते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। 1 2 3 जो है इसकी पंक्तियाँ कैसी हैं, इनसे इनका अर्थ निकलता है। व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, अंततः व्यक्ति को अपने कर्मों का ही भोग करता है। जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए कर्मशील होना आवश्यक है। तो ये जो 3 पंक्ति है, इससे ये 2 पंक्तियों का अर्थ जो है निकल कर आता है, भावार्थ निकल कर आता है, या इनका भावार्थ है ये। दूसरी बात, ये पंक्तियाँ कामायनी से मैं आपको बता देती हूँ।
जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, झरना, आंसू, लहर और कामायनी सबसे आखिर रचना है, झरना शुरू की है। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक चित्राधार नहीं आई है ना, चित्राधार इसमें ऐड हो गई है, तो आप बताना है कि कौन सी है। तो 60 का आपका हो जाएगा डी, सबसे पहले चित्राधार है, यहाँ पर झरना है, ठीक है, फिर आंसू है, फिर लहर है, फिर कामायनी। तो अगर यहाँ झरना भी डाल दें हम तो चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति व नारी सौंदर्य का काव्य है, तो इसमें बताना है कि उपरोक्त कथन में से सही कथन कौन सा है। तो 68 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 जो है वो सही कथन है। छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति व नारी सौंदर्य का काव्य है। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उनकी रहस्यवादी भावना है और छायावादी की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसाद जी ने कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया, तो इसमें कहना बताना है कि सही कथन कौन से हैं इन चारों में से, ठीक है। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 4। प्रसाद जी ने कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया। कामायनी में हृदय और बुद्धि के संतुलन की चर्चा है, पता है सभी को। लेकिन तीसरा भी सही है, कामायनी में 3 मुख्य, चौथा भी सही है, कामायनी में 3 मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा, क्रमशः मन, हृदय व बुद्धि के प्रतीक हैं। ये वाली लाइन आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आपके बनेंगे। अब आते हैं आपके गलत सेंटेंस पर या गलत वाक्य पर। कामायनी में कुल 13 सर्ग हैं, तो ये गलत है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इनके 15 सर्ग को भी आप याद कीजिए, बिल्कुल इनको क्रम से आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कामायनी के पात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रसाद जी की कामायनी जो है उसके बारे में बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 70 का आपका हो जाएगा सी, 1, 2, 4, ठीक है। इसमें भी 1, 2, 4 है, यहाँ भी तीसरा गलत है। मनु अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है, मनु अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक नहीं है। बताइए मनु जो है किस चीज़ का प्रतीक है? अब देख लीजिए, श्रद्धा, वीणा, क्रमशः हृदय, बुद्धि के प्रतीक है। श्रद्धा दोनों संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। श्रद्धा, मनु तथा ईड़ा इसके प्रमुख पात्र हैं। तीनों ही ये जो है सत्य है, बाकी वो गलत है, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या किसका प्रतीक थे मनु। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराव शरीर खड़ा हो ले मधुकर आधार, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो 76 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, नहीं सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। पंत जी की नहीं है, ये जो है प्रसाद जी की पंक्ति हैं, ठीक है। कानन कुसुम अंचल में, बताइए पंक्ति कहाँ से ली गई है, कौन सी रचना से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न पर, तुम वहन कर सको जनमन मेरे, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो 77 में आपका उत्तर हो जाएगा पंत जी, ठीक है। यहाँ पर प्रसाद जी और यहाँ पर पंत जी हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्म का भोग का कर्म, ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये दूसरे तरीके से प्रश्न आया है, वहाँ पर दूसरे तरीके से था, तो आपको उत्तर पता ही है, कामायनी। चलिए अगला प्रश्न, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। तो 102 में आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए कौन होंगे इस पंक्तियों के रचनाकार? तो 102 में आपका ए है प्रसाद जी। अब ये पंक्ति कहाँ से है, ये भी आपको बताया था कि जड़ चेतन, चेतनता, समरस, आनंद। देखिए यहाँ पर आनंद फिर आ गया, आनंद को रखो पकड़ के इसको। सिखा दो ना मधु कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम से चूने कटोरे से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपका 103 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। कौन सी कविता से ये या कौन सी रचना से ये उद्धृत है या ली गई हैं, बताइए। कहा तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी नजी छाया छवि में आ, सुनहला पहला केश कलाप मधुर मंथर मृदु मौन। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो 104 का आपका हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत की। कौन सी रचना से ली गई हैं? पंक्तियों को बताना है जरूर आपको कि कौन सी रचना से हैं ये पंक्तियाँ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो 2 हैं, 2 में से कौन सा सही है? दोनों सही हैं। तो 112 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। कामायनी में प्रसाद जी की दार्शनिक विचारधारा नियतिवाद से प्रभावित है। कामायनी प्रसाद जी ने इच्छा ज्ञान और क्रिया के समन्वय पर जोर दिया, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अगला प्रश्न है, आंसू के कला पक्ष की विशेषताएं हैं।
तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन चारों में से हमें देखना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 134 का ए, 1 2 3 ये वाली नहीं है। बाकी आंसू जो श्रेष्ठ गीति काव्य है, कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। बहुत ही अच्छी ये जो है कथन है, मतलब आपकी जो कहना चाहिए कि ये विशेषता है उनकी, इनको ज़रूर याद करें विशेषताओं को। चलिए अगला प्रश्न, आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है और इस व्यक्तिक दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी है, यही उसे काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। उपरोक्त विचार किस विद्वान का है, ठीक है, आंसू के बारे में तो आपको इसे बताना है। तो 135 का आपका उत्तर हो गया बाबू गुलाब राय जी के मतलब विचार है उनके बारे में। पंत की रचनाएं हैं, इसमें पंत जी की रचनाएं बतानी है। ये तो हम जान के आए कि लोकायतन है, अणिमा है, यामा है, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है। अब यामा तो नहीं है, बताना है कौन सी है। 141 में आपका हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा, 1 और 2, ठीक है, वीणा है और लोकायतन है। अब ये अणिमा किसकी है, यामा किसकी है। यामा मैं आपको बता देती हूँ, महादेवी वर्मा जी की है। अब अणिमा किसकी है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अणिमा किसकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे उठे, ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया, मानो प्रणय संबंध था। उपरोक्त पंक्ति में भाव अभिव्यंजना हुई है। तो 142 का आपका उत्तर आ जाएगा सी, चित्रोपमता, ठीक है। चलिए इसमें जो है उक्ति वैचित्र्य नहीं है, चमत्कार नहीं है, नाद सौंदर्य भी नहीं है, और इसमें किस भाव की अभिव्यंजना हुई है, इसमें चित्रोपमता की हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम रश्मि का आना संगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल पियंगनी, पाया तूने वह गाना। कवि पंत का उपरोक्त पंक्तियों से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और ये पंक्ति कहाँ से है ये भी आप बताएंगे। तो इसमें हम सीधा सीधा आपको आंसर बताते हैं। 143 का आपका हो जाएगा बी, 2 और 3 इसमें जो है से तात्पर्य है, बाकी नहीं है। तो इसमें जो है पंक्ति का जो अर्थ है, भावार्थ कुछ भी आप कह सकते हैं, तो 2 और 3 में इसका भावार्थ निकल कर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। एक तो अभी आपको मैंने ऊपर बताई थी कि इस पर जो है अरविंद दर्शन का प्रभाव था, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखना है किस पर प्रभाव है। तो 5वें का आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी, 2 और 3 सही है, यानी कि सोवर्ण और रजत शिखर पर किसका प्रभाव है, अरविंद दर्शन का प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिताकार हैं। बहुत अच्छी पंक्ति हैं और बड़ी ही प्रमुख पंक्ति हैं, इनको जरूर आप नोट डाउन करिए। तो बता दें ये पंत जी की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो ये हम ऊपर भी पढ़ कर आए हैं, तो आपने एकदम इसको लगा भी लिया होगा। 29 का आपका उत्तर हो जाएगा टी, कानन कुसुम झरना आंसू लहर। अब देखें यहाँ पर वहाँ चित्राधार आ गया था, यहाँ पर कानन कुसुम आ चुका है, फिर हमने झरना को हटा दिया था वहाँ से। तो चित्राधार और कानन कुसुम पहले और झरना उसके बाद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी। उपरोक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा लहर में संकलित है। और ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर देख लेना। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रसाद जी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम, फिर से सही अनुक्रम आ गया है, तो इसमें तो आप आराम से लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रसाद जी की ही कृतियाँ नहीं हैं, और भी जैसे उर्वशी उनकी नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, जहाँ पर उर्वशी नहीं होगी वहाँ पर जो है प्रसाद जी की सारी रचनाएं होंगी। तो आप देख लीजिए, उर्वशी यहाँ भी है, यहाँ भी है, उर्वशी उनकी है, लेकिन इसको हम कहाँ लगाएंगे, 40वें सी पर, ठीक है। उर्वशी झरना आंसू लहर। अब ये उर्वशी उनकी रचना है, उर्वशी दिनकर जी की भी है। तो दिनकर जी का क्या है उर्वशी, और इनका क्या है उर्वशी, ठीक है, बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न आपको अगर पसंद आए हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो बनी है आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए, तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी साथ में।